एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जो यूपी की सियासत को समझने, उसकी नब्ज को टटोलने की कोशिश करेगा। स्वागत कीजिए आलोक वत्स का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है। कुंवर नादिर शाह प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीत कुमार प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और निरंजन पोद्दार पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है कार्यक्रम में आने के लिए। चलिए निरंजन पोद्दार के पास जाता हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पोद्दार साहब, मैं ये समझना चाह रहा था कि अब जो गियर शिफ्ट किया अखिलेश यादव ने, पहले मुसलमानों की बात होती थी, एमवाई समीकरण के लिहाज से यूपी बहुत सेंसिटिव था, उसके बाद पीडीए राजनीति में घुसता है, उसके बाद अब अखिलेश यादव की पार्टी खुलकर सवर्णों के खिलाफ बैटिंग करने लगी है फ्रंट फुट पर आकर। इटावा का जो मामला है इसका जीता जागता उदाहरण है, नजीर है, एग्जाम्पल है। आपको क्या लगता है, क्या अब एजेंडा चेंज हो रहा है? देखिए मोहित जी, अगर आप मेरे से पूछेंगे अमित, तो मुझे ऐसा अमित लगता नाम है सर मेरा। पोद्दार साहब, अमित जी। सॉरी अमित जी। जी देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब आप गलत बस पकड़ते हैं तो गलत स्टेशन पे पहुंचते हैं जी। और लगातार पिछले 10-12 वर्षों से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार गलत बस पकड़ती हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इटावा का दादरपुर गांव का जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को अखिलेश यादव जी ने जो राजनीतिक रंग दिया और पूरे प्रदेश भर में फरमाया, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये सेल्फ गोल कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बैठे बिठाए एक समझ लीजिए उन्होंने एडवांटेज दे दिया। इसका मेरे विश्लेषण में 2-3 पॉइंट हैं जो मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। पहली बात तो आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 वर्षों से एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच में एक वैमनस्य पैदा किया जा रहा था, और विशेषकर जब विकास दुबे की जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद में इस नैरेटिव को कहीं ना कहीं बल मिला और ये कहा जा रहा था कि जो योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर समाज से आते हैं और ठाकुरों को तवज्जो देते हैं। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद में जिस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से सरकार जो दादरपुर गांव के जो बहुसंख्यक निवासी हैं यानी कि ब्राह्मण समाज, उनके साथ खड़ी हुई नजर आई, कहीं ना कहीं वो जो आपस में जो एक वैमनस्य था उसको कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने पाटने का मौका दे दिया। पहली बात। दूसरी बात, देखिए जिस तरीके से दादरपुर गांव के अंदर हजारों लोगों को साथ लेकर के, चाहे वो गगन यादव के नेतृत्व में हो, चाहे वो अहीर सेना के नेतृत्व में हो, अहीर रेजिमेंट का कोई भी हो, लेकिन सबको इस चीज का अंदाजा है कि जिस तरीके से वहां पे उपद्रव हुआ, देखिए धरना प्रदर्शन अलग चीज है लेकिन उपद्रव अलग चीज है, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को भी वहां पे समझ लीजिए खदेड़ दिया गया, तो उससे जो 2017 से पहले जैसे समाजवादी पार्टी सरकार में एक आरोप लगाया जाता था कि भाई या एक नैरेटिव बना हुआ था कि समाजवादी की सरकार की सत्ता में केवल आप ये समझ लीजिए यादवों की और मुसलमानों की दादागिरी चलती है, तो कहीं ना कहीं वो नैरेटिव थोड़ा सा धीमा पड़ रहा था पिछले 7-8 वर्षों के सत्ता से बाहर रहने की वजह से। कहीं ना कहीं इन्होंने उस नैरेटिव को दोबारा से एक हिसाब से आप ये मान के चलिए कि उस नैरेटिव को दोबारा से हवा दे दी, क्योंकि लोगों को ये लगने लग गया, जब मैं समाज में जाता हूं, जब मैं ग्राउंड पे जाता हूं तो लोगों से चर्चा होती है, लोग कहते हैं कि जब विपक्ष में होने के बाद में ये इतना हुड़दंग कर सकते हैं, जब सत्ता में आएंगे तो घर से निकाल करके मारेंगे। पहले दूसरी बात, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताऊं, जो अखिलेश यादव जी को पता नहीं किसने ये बात कही है कि पीडीए पीडीए पीडीए। भाई आप किसको पीडीए कह रहे हैं? आप जिस चीज के अंदर आप पी यानी कि पिछड़ा बताते हैं, तो देखिए जिस यादव समाज की बात करते हैं जिसको इन्होंने पिछड़ा बना दिया, उस यादव समाज के यदुवंश कुल से भगवान श्री कृष्ण आज हर सनातनी के सिरोधार्य का तात्पर्य है कि हर सनातनी के घर में लड्डू गोपाल यानी भगवान कृष्ण यानी कि यदुवंशी की जब मूर्ति विराजित है, तस्वीर विराजित और वो पूजित है, तो वो समाज कहीं ना कहीं। ठीक है पोद्दार साहब, ठीक है अभी 10 सेकंड का और समय दीजिए बस आप जी। रही बात जिस तरीके से हम पिछड़े समाज की बात करते हैं यानी कि हम ओबीसी वर्ग की बात करते हैं, देखिए हर प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र में आप देखेंगे कहीं पे गुर्जर मजबूत यानी कि क्षत्रिय समाज है, कहीं पे जाट क्षत्रिय समाज है, कहीं पे राजभर क्षत्रिय समाज है, कहीं पर यादव क्षत्रिय समाज है। भाई उनको आप राजनीतिक ठीक है पोद्दार साहब, क्लैरिटी है, पॉइंट टेकन सर, क्लैरिटी। निरंजन पोद्दार, अब देखिए दिक्कत इसी बात की है कि 80% वोट बैंक की राजनीति हो रही है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों पर साधने की कोशिश में समाजवादी पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी को अल्पसंख्यकों ने वोट नहीं किया।
3 तलाक के मसले के बाद बड़ी मात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीजेपी को वोट किया है। चाहे वो गाजीपुर की बात कर लीजिए, बलिया की, आरा छपरा की बात कर लीजिए, लखनऊ की बात कर लीजिए, फैजाबाद की बात कर लीजिए, मुस्लिम वोटर्स ने वोट किया। लेकिन यहां पर अब थोड़ा सा खेल बदल रहा है। 27 के लिहाज से समाजवादी पार्टी को यह बात समझ में आ गई कि भाई सवर्ण तो वोट करने वाले नहीं है, इसीलिए बिल्कुल अलग ही हो जाए। पोद्दार साहब, निरंजन पोद्दार। देखिए ऐसा है अमित सिंह जी, मेरा यह मानना है कि जो ये घटनाक्रम हो रहे हैं इसके मैं 3 पहलू मानता हूं। पहला पहलू है धार्मिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा राजनीतिक। तो राजनीतिक के ऊपर मैं चर्चा कर चुका। अब बात करें हम धार्मिक पहलू की, तो आप ये मान के चलिए कि जो ये कह रहे हैं कि भाई जो दादरपुर गांव में एक मामला हुआ वो धार्मिक मामला था, इसको कथा नहीं करने दी गई, उसको देखिए वो मामला क्या था, उसकी तह तक जब आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी वस्तु स्थिति निकलेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसी सनातन समाज, उसी ब्राह्मण समाज, उसी सर्व समाज की मैं बात करता हूं, जिस सर्व समाज में करोड़ों अनुयायी बाबा रामदेव के हैं, जो बाबा रामदेव यादव समाज से आते हैं। दूसरी तरफ बाबा बालकनाथ, और अगर आप कथावाचकों में करेंगे तो लवली शास्त्री, हेमराज सिंह यादव, सरिता यादव, नीलम यादव, मनोरमा सिंह यादव, मंगेश यादव, ऐसे मैं आपको 100 नाम गिना सकता हूं जिनकी कथाओं के अंदर हजारों लोग पहुंचते हैं और सर्व समाज के लोग पहुंचते हैं। अगड़े भी, पिछड़े भी, यादव भी, ब्राह्मण भी, दलित भी, ठाकुर भी, सब जाकर के उनकी कथा का आनंद लेते हैं। लेकिन दादरपुर गांव में जो घटनाक्रम घटा है उसके पीछे उसका परिप्रेक्ष्य कहीं कुछ और है, जो आप उसकी गहराई में जाएंगे तो स्पष्ट आएगा। ये हो गया धार्मिक इसका पहलू। और सामाजिक पहलू की बात करेंगे तो देखिए निश्चित रूप से आप इस चीज को समझ रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 10-12 वर्षों के अंदर, 15 वर्षों के अंदर, जैसे ये जो सनातन समाज यानी कि बहुसंख्यक समाज जब संगठित होना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं उनको ऐसे लगने लग गया कि जब तक इस समाज के अंदर विघटन नहीं होगा कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक दाल नहीं गलेगी। तो मेरा यह मानना है कि उसी का प्रयास किया जा रहा है। चाहे कल इलाहाबाद के अंदर हुआ घटनाक्रम चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में, चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व में समझ लीजिए, अखिलेश जी के नेतृत्व में समझ लीजिए, या इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाट आरक्षण को लेकर के मामला गरमाया जा रहा है, सारी की सारी चीजें एक ही कथापट को लिखी जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के अंदर सर्व समाज इतना जागरूक, इतना समझदार आज की तारीख में है। सोशल मीडिया का जमाना है, डे टू डे बेसिस पे हर आदमी हर चीज से अपडेट है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस चीज को ज्यादा भरमा पाएंगे। और दूसरी तरफ हाँ, यहां यह जरूर है कि पिछले कुछ सालों से मैं ये देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखिए राजनीति दो चीजों का नाम होती है, भरमाने की और समझाने की। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का, चाहे आप आईटी सेल कह लीजिए, चाहे सोशल मीडिया विंग कह लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र कह लीजिए, कहीं ना कहीं विपक्ष के सामने थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। इसी का परिणाम है कि जो 400 पार वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 240 के ऊपर आकर के छिटक गई। ठीक है निरंजन पोद्दार, 2027 का विधानसभा चुनाव, जिस तरह का नैरेटिव, जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह का जाति समीकरण सेट करने की, बिठाने की कोशिश हो रही है, कांग्रेस की भूमिका भी हम देख रहे हैं। मसूद जो कि कांग्रेस के नेता सहारनपुर से आते हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को 2 टूक कह दिया, बैसाखी नहीं चाहिए। मैं ये समझना चाह रहा हूं, लास्ट 1 मिनट आपको दे रहा हूं, यूपी में जो सियासत का नई शतरंज, जो नई गोटियां सेट हो रही हैं, उससे आप किसका फायदा और नुकसान होता देख रहे हैं? 1 मिनट में सर, 60 सेकेंड। अमित जी, मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अगर कोई हराएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी हराएगी। वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी व्यक्ति के लिए अहम और वहम सबसे घातक बीमारी होती है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बीमारी का पिछले कुछ वर्षों से शिकार बनी हुई है। उसी का परिणाम है कि लोकसभा चुनाव में इतना शानदार मोमेंटम होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी, आप ये समझ लीजिए, आधे से नीचे पे खिसक गई। और आज भी जिस तरीके से भी आलोक जी चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया, आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो सांगठनिक सिस्टम है, यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है, उसका कहीं ना कहीं कांग्रेसीकरण हो रहा है। और कांग्रेसीकरण होने की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ और धरातल पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं उनको समझ लीजिए जो परिश्रम करके पसीना बहाने वाले उनको दूर किया जा रहा है और केवल सेल्फी और फोटोग्राफी वाले कार्यकर्ताओं की पूछ की जा रही है। तो इसका हो सकता है खामियाजा इनको भुगतना पड़े। ठीक है पोद्दार साहब।